यह सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य की बात करेंगे हम, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। यहीं से भी प्रश्न अधिकारी के नाम और उनके क्या कार्य थे सल्तनत काल में, उसको समझेंगे। आरिज ए मुमालिक, जो कि सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था और जिनका मुख्य काम सैनिकों की भर्ती करना, यानी सैनिकों की भर्ती करना इनका प्रमुख कार्य था। याद रखिए नाम आरिज ए मुमालिक। सद्र उस सद्र, जो कि धार्मिक मामले का प्रधान हुआ करता था, धार्मिक मामले का प्रधान हुआ करता था सद्र उस सद्र। वकील ए दर, यह राजा के व्यक्तिगत एवं घरेलू कार्यों का प्रमुख हुआ करता था। वकील ए दर नाम थोड़ा सा सल्तनत कालीन है, थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होगी, लेकिन एक बार याद रखें चूँकि पेपर में आता ही है। वरीद ए मुमालिक, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था, गुप्तचर विभाग खुफिया विभाग का प्रमुख होता था वरीद ए मुमालिक। मुहतसिब, मुहतसिब जो है शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी हुआ करता था। जो लोगों के आचरण की जांच करने वाला अधिकारी, उसका नाम था मुहतसिब। मुतसर्रिफ, जो कारखानों की देखभाल किया करता था, नियंत्रण और हिसाब का देखभाल और नियंत्रण भी करता था, हिसाब का लेखा जोखा तैयार करने वाला अधिकारी था मुतसर्रिफ। अमीर ए आखूर, यह अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। अमीर ए आखूर, यह कारकून की अगर बात करें, कारकून भूमि कर का हिसाब रखने वाला, लैंड रेवेन्यू का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था कारकून। आज जिस तरह से डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, उस समय सल्तनत काल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ था, उनके कार्य भी फिक्स थे। अमीर ए हाजिब, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था, यानी डिसिप्लिन इंचार्ज कहें एक तरह से। अमीर ए बहर, अमीर ए बहर जो थे वह आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का निरीक्षण करता था, क्योंकि उस समय अधिकतर समुद्री रास्ते का भी प्रयोग किया करते थे। अमीर ए तुजुक, यह उत्सवों के योजना का आयोजन का अधिकारी था। अगर कोई उत्सव का आयोजन करना है तो उसके अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी अमीर ए तुजुक के पास थी। सहना ए मंडी, सहना ए मंडी, मंडी से याद रखिएगा बाजार संबंधी बात, बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट एवं माप की जांच किया करता था सहना ए मंडी। अच्छा, कोतवाल की अगर बात करें, शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। जिससे थाना होता है ना, थाना, उसी तरह से कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। सहना ए पील, हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। सहना ए पील, हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। सर ए जानदार, सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। जो कमांडर इन चीफ की बात करें तो वही था सर ए जानदार। अब बात करेंगे सल्तनत कालीन सिक्के। सल्तनत काल में जो सिक्के थे उसके बारे में। यह सिक्का किनके द्वारा चालू किया गया था, जारी किया गया था, प्रचलित सिक्का। सबसे पहले बात आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने दिहली नामक सिक्का जारी किया था। इसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी, एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी, तो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसका नाम मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के द्वारा यह सिक्का प्रचलित था, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। इल्तुतमिश की अगर बात करें, उन्होंने चांदी का टंका, तांबे का जीतल, और इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क था, शासक था, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश ही बना। बलबन की अगर बात करें, बलबन चांदी का सिक्का जारी किया था, चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें, इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई थी, यानी सोने के सिक्के का जो वजन था उसमें बढ़ोतरी कर दी गई गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो यह पहली बार जो टोकन करेंसी, जिसको हम प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में जानते हैं, जारी की गई थी। अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया गया। कुछ विद्वान ने इसे टोकन करेंसी का भी नाम दिया है। याद रखिएगा, टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जारी किया गया और इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें, अधा एवं बिख नामक सिक्के जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम देखा आपने, उनके द्वारा जो प्रचलित सिक्के थे उसको पढ़ा। अब बात करेंगे सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावली की। कुछ शब्द और उनके अर्थ क्या थे। अब वाव, यह अतिरिक्त या गौण कर था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए गौण कर लगाए, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था, जैसे घरई, चरई इत्यादि जो कर थे
जिसको फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। शब्द के रूप में आप याद रखिए अबवाव। फवाजिल, फवाजिल जो था राजस्व अधिशेष, जो राजस्व अधिशेष था वो था फवाजिल। खिदमती, खिदमती का मतलब पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व या कर। जो राजा हार गए थे उनसे जो राजस्व या कर ले लिया गया था पुनः, उसका नाम था खिदमती। अगली बारी है महसूल की। महसूल जो कि भू राजस्व का अनुमान होता था कि कितनी रेवेन्यू आने वाली है, इसकी अनुमान लगाना। हक एक होती, किसानों से लगान वसूल कर खूत यानी मुकद्दम व चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारी दीवान वजारत में राजस्व जमा करते थे। इस परिश्रम के एवज में उन्हें लगान का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार होता था। हक एक होती, इसलिए इसका नाम है हक, राइट्स मतलब। निरख, निरख ए फरमानी, निरख ए फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य। जिस तरह से एमएसपी होता है ना, उसी तरह से राज्य द्वारा मूल्य घोषित किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो निरख एक फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य था। वफा ए फरमानी की अगर बात करें तो राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार की क्या पैदावार निर्धारित की गई सुनिश्चित हुआ था, वफा ए फरमानी। इकता ए तमलिक, ऐसी बंजर भूमि जिसमें खाने यानी माइंस पाई जाती थी, वहाँ पर खेती नहीं होती थी, माइंस का एक भंडार था। तरकात की अगर बात करें, बलबन द्वारा इक्तेदारों से जब्त की गई भूमि तरकात होता था। हक ए दीवानी, राजकोषीय मांगे। इस तरह से इसको याद रखें आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सीधा सीधा। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की अगर बात करें, कुछ शासक हैं उनके द्वारा जो स्थापत्य कला है उनके बारे में पढ़ेंगे। किससे संबंध, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद जो कि तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य का नमूना है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया था, जो आपने सुना भी है, याद भी है आपको। और 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। इल्तुतमिश की अगर बात करें, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा कराया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा जो कि दिल्ली में है, और गंधक की वाबली महरौली में है, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। यह भी एक सल्तनतकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। बलबन की अगर बात करें, बलबन ने लाल महल जो कि दिल्ली में है, बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित है, भारत का पहला मकबरा है। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण करवाया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, तो बलबन के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा, श्रीनगर जो कि दूसरी दिल्ली, हजार स्तंभों वाला महल, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में निर्माण किया गया। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो तुगलकाबाद का निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये सब गयासुद्दीन तुगलक के नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें, जहाँ पनाह नगर दिल्ली, आदिलाबाद का किला जो कि दिल्ली में ही है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिरोज़ शाह तुगलक, फिरोज़ शाह कोटला नगर जो कि दिल्ली में है। थाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा अष्टकोणीय मकबरा है, यानी ऑक्टागोनल मकबरा का यह प्रथम उदाहरण है, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी मोठ मस्जिद, सिकंदर लोदी के द्वारा जो मोठ मस्जिद है दिल्ली में ही अवस्थित है, यह निर्माण करवाया गया था। तो इतनी सारी जानकारी थी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। थैंक यू सो मच।